गया है। इसमें पहली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संबंधित है। इसमें एक विज्ञप्ति जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या A1E1 2023 दिनांक 3/3/2023 द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी PCS परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी किया गया है। उक्त विज्ञापन की परिशिष्ट 6 के विवरण के क्रम में सामान्य अध्ययन फर्स्ट से 6वें यानी 6 तक के प्रश्न पत्रों के विस्तृत पाठ्यक्रम हिंदी अंग्रेजी में एतद द्वारा जारी किया जा रहा है, जो आयोग की वेबसाइट यानी upsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। तो इसको देखते हैं क्या नया सिलेबस जारी किया गया है, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें क्या नया सिलेबस है मेंस के लिए, उसको विस्तृत ढंग से देखते हैं। ये आपका दिया है कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। इसमें आपका दिनांक प्रयागराज 4 मार्च 2023 विज्ञप्ति जारी की गई है और इसमें आपका दिया उसको देखते हैं। यह दिया है सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या A1E1 2023 दिनांक 3 यानी 3 मार्च 2023 द्वारा जारी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी PCS परीक्षा 2023 की परिशिष्ट 6 में उल्लिखित सामान्य अध्ययन 1 से यानी फर्स्ट से 6 तक के प्रश्न पत्रों के विस्तृत पाठ्यक्रम हिंदी अंग्रेजी में निम्नानुसार हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी में देखते हैं कि ये जो फर्स्ट से 6 तक वैसे परिवर्तन जो किया गया है वह सर्वविदित है कि 5वां और 6वां जो पेपर है, जो कि इससे पहले ऑप्शनल पेपर हुआ करता था 5वां 6वां, वह अब कंपलसरी कर दिए गए सबके लिए। तो परिवर्तन 5वें और 6वें पेपर में ही हुआ है। 1 से 4 तक जो था वह यथावत पहले जैसा ही रहेगा, यानी 2018 से 22 तक जो परीक्षा फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक जो परीक्षा आयोजित की जाती थी GS फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का, वो ऐसे ही रहेगा, यानी उसके सिलेबस वैसे ही हैं जैसे कि पूर्व में थे। परिवर्तन केवल 5वें और 6वें पेपर में हुआ है। तो उसको देखते हैं। हालांकि यहाँ पर संपूर्ण रूप से संक्षेप में देख लेते हैं कि क्या सिलेबस आयोग द्वारा जारी किया गया है। हालांकि सिलेबस पर आधारित वीडियो पूर्व में हम बना चुके हैं, जिसमें GS फर्स्ट सेकेंड थर्ड के सिलेबस सहित 18 से 2022 तक PYQ यानी प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस मेंस में उस पर आधारित वीडियो हम बना चुके हैं और हिंदी और निबंध की भी PYQ सभी सिलेबस सहित उसकी वीडियो बनाकर डाली जा चुकी है। वहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। तो इसको संक्षेप में देखने का प्रयास करते हैं, इसमें विस्तृत नहीं चलेंगे। तो सामान्य अध्ययन फर्स्ट जो आपका है वैसे ही है। इसमें आपका है पहली टॉपिक जो है भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला, रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। दूसरी टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास में 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व व समस्याएं इत्यादि होंगी। तीसरा टॉपिक इसमें स्वतंत्रता संग्राम है, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान इसमें देखना है। चौथी टॉपिक स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 ईस्वी तक देखना है। पांचवा विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नारीवाद, फांसीवाद इत्यादि के रूप और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे। छठवीं टॉपिक है भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। सातवीं महिला समाज और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय शहरीकरण और उनकी समस्याएं और समाधान। आठवां उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज में अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव। नौवां है सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। 10वां है विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टियाँ एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विशेष संदर्भ में अध्ययन करना है। 11वां है भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, इसके अंतर्गत भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन एवं हिमसरिताएं हैं। 12वां टॉपिक इसमें है भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता। 13वां है मानव प्रवास के अंतर्गत विश्व की शरणार्थी समस्या भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। और 14 नंबर है सीमांत था सीमाएं भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। और 15 नंबर जनसंख्या एवं अधिवास प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम। इसमें यह परिवर्तन हुआ कि इसमें यूपी स्पेशल नहीं है। इससे पूर्व में यूपी स्पेशल संबंधित टॉपिक भी मेंस में थे, GS फर्स्ट सेकेंड थर्ड में उससे संबंधित टॉपिक जुड़े रहते थे। तो यहाँ पर 15 टॉपिक के अंतर्गत GS फर्स्ट को कवर किया गया है। पहले इसमें कुल मिलाकर के 17 टॉपिक हुआ करते थे, यानी 2 टॉपिक को इसमें से निकाल दिया गया है जो उत्तर प्रदेश स्पेशल संबंधित हुआ करते थे। तो GS फर्स्ट में यही परिवर्तन हुआ कि इसमें 2 टॉपिक कम कर दी गई है। अब GS सेकेंड को देखते हैं। GS सेकेंड आपका जो है यह इसमें पहली टॉपिक जो आपका है वह आपका है भारतीय संविधान। इसके अंतर्गत अध्ययन करना है ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना, संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका। दूसरा है संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां। और इसके बाद है स्थानीय स्तर पर शक्तियां और वित्त का हस्तांतरण और उनकी चुनौतियां। तीसरा केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। चौथा है शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग। पांचवां है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना। छठवां है संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार तथा संबंधित विषय। सातवां है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और
औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनहित याचिका यानी PIL, 8वां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, 9वां विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियां, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व, 10वां संवैधानिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एवं कार्य भाग। और 11 नंबर है सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के मुद्दे एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT। 12वां विकास प्रक्रियाएं, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता, सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक। 13वां है केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या की अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। 14 नंबर है स्वास्थ्य शिक्षा, मानव संसाधनों संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय। 15 है गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इसका निहितार्थ। 16 है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत व अन्य उपाय। 17 है लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका। 18 है भारत एवं उनके पड़ोसी देशों भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध। 19 है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। 20वां है भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। 21 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच और उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्यभाग। 22वां व अंतिम है क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाक्रम। इसमें पूर्व में 23 टॉपिक हुआ करते थे, यानी इसमें से एक टॉपिक निकाल दी गई है और वह टॉपिक उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व एवं न्यायिक संस्थाओं की विशिष्ट जानकारी थी, उसको निकाल दी गई है। तो इसमें एक टॉपिक निकाली गई है और GS फर्स्ट में हमने देखा 2 टॉपिक निकाली गई है। इसमें 22 टॉपिक हो गई हैं, पहले 23 टॉपिक थे, इसमें यही परिवर्तन किया गया है। अब पेपर थर्ड को देखते हैं। इसमें पहली टॉपिक है भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियां, नीति यानी NITI, आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य यानी SDG। दूसरी टॉपिक है गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास। तीसरा सरकार के बजट की अवैध तथा वित्तीय प्रणाली। चौथा है प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, ढुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता हेतु ई तकनीकी। पांचवा है अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि अनुदान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य, क्रियान्वयन, परिसीमाएं, सुदृढ़ीकरण, खाद्य सुरक्षा एवं बफर भंडार, कृषि में तकनीकी अभियान। छठवां है भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान निर्धारण, ऊर्ध्व अधोप्रवाह, आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। सातवां भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार। आठवां भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन था इसके औद्योगिक विकास पर प्रभाव। 9वां आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे आदि। 10वां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में प्रयोग। 11वां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, द्विअनुप्रयोगी एवं तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकियां। 12वां सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता। बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे। 13वां है पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिक तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय संघात, आकलन। 14 नंबर है आपदा गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं सुरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा शमन एवं प्रबंधन। 15 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, आणविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण था प्रसार, संचार तंत्र, मीडिया की भूमिका, सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लॉन्ड्रिंग तथा मानव तस्करी। 16 है भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत तथा संगठित अपराध। और 17 सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार था शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन। और आखिरी इसका है 18वां कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे। यानी इससे पहले इसमें 20 टॉपिक थी और अब 18 कर दी गई, अर्थात इसमें भी 2 टॉपिक उत्तर प्रदेश संबंधित निकाल दी गई है GS पेपर थर्ड में से। अब GS पेपर फोर्थ को देखते हैं। GS पेपर फोर्थ जो आपका इस प्रकार से है। पहला इसमें है नीति शास्त्र मानवीय अंतः के अंतर्गत, यानी नीति शास्त्र मानवीय अंतः संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणामतः नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उद्देश्यों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका। दूसरा अभिवृत्ति और इसके अंतर्गत है अंतर वस्तु, कंटेंट, संरचना, कार्य, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव, संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना। तीसरा सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठा, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा करुणा। चौथा
संवेगात्मक बुद्धि, इसमें अवधारणाएं तथा आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और प्रयोग। पांचवां है भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दर्शकों का योगदान। छठवां है लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल तथा नीति शास्त्र, इसके अंतर्गत स्थित तथा समस्याएं। सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, नियमन तथा अंतरात्मा, जवाबदेही तथा नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था। सातवां है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। और आखिरी आठवां उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन यानी केस स्टडी होगा। तो यह जो आपके आठों टॉपिक जो है पूर्व में भी थी, अर्थात 2018 से 2022 जो सिलेबस चेंज करके 6 कंपलसरी और 2 ऑप्शनल बनाया गया था, यानी 8 पेपर बनाए गए थे 2018 से 2022 के बीच में। तो 2018 में जब यह 4th पेपर लाया गया तो इस दौरान जो आपके 8 टॉपिक थे वो इस बार भी यानी 2023 में जो परिवर्तन किया गया है वो GS 4th के पेपर में नहीं हुआ है, अर्थात इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं निकाली गई है। अब जो परिवर्तन हुआ है महत्वपूर्ण, यानी ऑप्शनल की जगह जो GS 5th और 6th लाया गया उसको देखते हैं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यही जो है परिवर्तन हुआ है। अब GS 5th को देखते हैं यह क्या इसमें है। GS 5th में पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर। दूसरा उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्व एवं रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व। तीसरा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान। चौथा उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व। पांचवा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्यौहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा एवं साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन। छठवां उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा एवं विधान परिषद, केंद्र राज्य संबंध। सातवां उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय उसका अधिकार क्षेत्र। आठवां उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन मानदंड, राजभाषा, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग। नौवां उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, शहरी एवं पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे। 10वां उत्तर प्रदेश सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना। और 11वां उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव। 12वां उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और इसके अंतर्गत जो अध्ययन करना है, फर्स्ट उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंध। दूसरा है बाह्य राज्य एवं अंतर्राज्यीय सक्रियकों से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में संचार नेटवर्कों, मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका। तीसरा इसमें साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाना एवं इसकी रोकथाम। पांचवा विभिन्न सुरक्षा बल, इमरजेंसी, उनके शासनादेश, अधिकार पत्र। पांचवा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, उसके प्रबंधन, संगठित अपराधों का आतंकवाद से संबंध। और 13 नंबर टॉपिक है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और नागरिक अधिकार सुरक्षा। 14 है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे। 15 है उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली। 16 है भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका। और 17 उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। 18 है जल शक्ति मिशन में अन्य केंद्रीय योजनाएं एवं उसका क्रियान्वयन। 19 उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन यानी NGO मुद्दे, योगदान एवं प्रभाव। 20वां उत्तर प्रदेश में पर्यटन मुद्दे एवं संभावनाएं। 21 उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, इनके मुद्दे, इसके मुद्दे एवं इसका समाज में रोजगार एवं सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रभाव। यानी इसमें GS 5th में 21 टॉपिक सम्मिलित किए गए हैं। अब सामान्य अध्ययन 6 देखते हैं। छठवां आपका है, इसमें जो है पहली टॉपिक है उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा एवं भौतिक संसाधनों का महत्व। दूसरा है उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग। तीसरा उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं, नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास। चौथा उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे एवं प्रभाव। पांचवां उत्तर प्रदेश की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद निधि। छठवां उत्तर प्रदेश में नवीनीकरण ऊर्जा एवं गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों की योजना प्रबंधन। और सातवां उत्तर प्रदेश की जनसांख्यिकी, जनसंख्या एवं जनगणना। आठवां उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन। नौवां उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति। 10वां उत्तर प्रदेश की कृषि एवं सामाजिक वानिकी। 11वां उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएं उसका समाधान। 12वां उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विकासशील सूचकांक। 13 नंबर उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति, उच्च आवास एवं संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अफवाह प्रणाली एवं वनस्पति। 14 नंबर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। 15 नंबर उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र। 15 उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र। 16 उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन एवं अधोसंरचना। 17 नंबर उत्तर प्रदेश में प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं इसके कार्य। 18 उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वायु, वन, घास, मैदान, आर्द्रभूमि। 19 नंबर उत्तर प्रदेश की जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे। 20वां उत्तर प्रदेश संदर्भ में अधिवास, पारिस्थितिक तंत्र, संरचना एवं कार्य, समायोजन, जीव जंतु एवं वनस्पतियां। 21 नंबर उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीकी के मुद्दे, प्रसार एवं प्रयत्न। 22 नंबर है उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी एवं पौध उत्पादन था उत्तर प्रदेश के विकास में इनका योगदान। और आखिरी टॉपिक है 6th पेपर का आखिरी टॉपिक है जो परिवर्तन करके जोड़ा गया है आपके GS 5th और 6th। उसमें 6th पेपर की आखिरी टॉपिक जो है वह 23वीं टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना। तो ये जो आपका जो परिवर्तित किया गया है उसमें से GS 5th में उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत 21 टॉपिक जोड़े गए हैं
और GS 6 में उत्तर प्रदेश स्पेशल या यूपी स्पेशल के अंतर्गत कुल मिलाकर के 23 टॉपिक जोड़ी गई है। अब ये 6 पेपर जो है यानी GS के 6 पेपर जो है कंपलसरी हैं, सभी के लिए अनिवार्य हैं, और हिंदी निबंध वो पहले की तरह सभी के लिए अनिवार्य है, यानी अब 8 पेपर जो है सभी के लिए अनिवार्य है। तो इस तरह से यह मुख्य परीक्षा में बदलाव रहा 2023 के लिए। चलिए अब और कुछ महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं आज के पेपर में क्या दिया हुआ है करंट अफेयर्स से संबंधित। वैश्विक तापमान में वृद्धि से बढ़ रहा है संकट, सदी के अंत तक कई शहर नहीं रहेंगे रहने लायक, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता पर समुद्र में डूबने का खतरा। ये चिंताजनक बात है। एशियाई शहरों में खतरा ज़्यादा, जलस्तर 30% बढ़ेगा। अमेरिका खोज लेगा बचने का तरीका, यह अध्ययन कर रहा है। अध्ययन में कहा जा रहा है प्रदूषण की वजह से बढ़ रहा है जलस्तर। इसको देखते हैं इसमें क्या कहा गया है संक्षिप्त में। वर्ष 2100 यानी 2100 आते आते दुनिया भर के 36 बड़े शहर समुद्रों के बढ़ते जलस्तर की वजह से रहने लायक नहीं रहेंगे। इसमें भारत के 3 बड़े शहर यानी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता भी शामिल। अगर दुनिया भर के बड़े शहरों की बात की जाए तो इसमें न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, टोक्यो, बोस्टन, मकाऊ, शंघाई, ढाका, सिंगापुर, बैंकॉक, जकार्ता और हो ची मिन्ह जैसे शहर शामिल हैं। नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA के मुताबिक समुद्र का स्तर 20वीं सदी की तुलना में अब दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। 20वीं सदी के ज़्यादातर समय में प्रतिवर्ष समुद्री जलस्तर में 0.06 इंच यानी 0.4 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हो रही थी, जो 2006 से 2015 के बीच 0.14 इंच यानी 3.6 मिलीमीटर प्रतिवर्ष दर्ज की गई। प्रदूषण की वजह से बढ़ रहा है जलस्तर। प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन सहित तमाम वजहों से लगातार वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। इसकी वजह से ध्रुवीय बर्फों की बर्फ नाटकीय रूप से पिघल रही है, जिससे समुद्रों के जलस्तर बढ़ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में 2050 तक समुद्रों का जलस्तर बढ़ने से ज़्यादातर सड़कें पानी में डूब जाएंगी। अगली महत्वपूर्ण खबर है स्वास्थ्य संबंधी। यानी H3N2 फैला रहा है लंबे समय तक चलने वाली खांसी बुखार। इसमें इन्फ्लुएंजा ए के उपस्वरूप ने बिगाड़े हालात, अस्पतालों में बड़े श्वास रोगी ICMR का यह अध्ययन है। तो भी संक्षेप में देखते हैं क्या इसमें दिया है। अगर आपके परिवार में आसपास कोई व्यक्ति लंबे समय से खांसी से जूझ रहा है या बार बार बुखार के चपेट में आ रहा है तो यह भी संभव है कि वो इन्फ्लुएंजा ए के सब टाइप यानी H3N2 की चपेट में है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार यह वायरस पिछले 2-3 महीने से भारत भर में फैल रहा है। इससे सबसे ज़्यादा श्वास रोग पीड़ित अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर को देखते हैं। अब नैनो तरल DAP उर्वरक को मिली मंजूरी, यानी अब नैनो तरल DAP उर्वरक को मिली मंजूरी। इसमें दिया है सरकार ने नैनो तरल DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक को बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया नैनो DAP उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। इससे किसानों को फायदा होगा। इससे उर्वरक सहकारी संघ यानी इफ्को ने बनाया है। नैनो DAP की आधा लीटर की बोतल 600 रुपये में मिलेगी। यह DAP की एक बोरी उर्वरक के बराबर असरदार होगी, जिसकी कीमत 1350 रुपये। इफ्को ने परंपरागत यूरिया के विकल्प के तौर पर जून 2021 में नैनो यूरिया भी बाजार में उतारा था। नैनो यूरिया के उत्पादन के लिए यूपी यानी उत्तर प्रदेश और गुजरात में षड्यंत्र लगाए गए हैं। यानी अब तरल नैनो यूरिया की तरह जो है तरल नैनो DAP भी मार्केट में लॉन्च की गई है, यानी उसको मंजूरी मिल गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।